हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 172 है। 171 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरे जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका संबंध भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर से है। इस अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम प्रोफेसर डॉक्टर अमर्त्य सेन द्वारा किया गया था। हिंदू वृद्धि दर के संदर्भ में बात की जा रही है। इसका जो संबंध है वो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर से है। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इस अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम प्रोफेसर डॉक्टर अमर्त्य सेन द्वारा किया गया था। देखिए, इस अवधारणा का जो प्रयोग था ना, सर्वप्रथम प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा 1981 में अमेरिकन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन के दौरान अपने वक्तव्य में किया गया था, न कि अमर्त्य सेन के द्वारा। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इसमें हो जाएगा केवल एक सही है, ए ऑप्शन। धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह भारत की लोक लेखा के मद में धन की प्राप्ति से संबंधित होता है। राष्ट्रपति द्वारा इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। धन विधेयक केवल किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता। किसी विधेयक को उसमें केवल अर्थदंड या अन्य आर्थिक शक्तियों के आरोपण से संबंधित प्रावधान सम्मिलित होने की स्थिति में धन विधेयक माना जाता है। देखिए, धन विधेयक के बारे में बात की जा रही है। यह भारत की लोक लेखा के मद में धन की प्राप्ति से संबंधित है। बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति द्वारा इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। क्योंकि अगर ये जो धन विधेयक है, इसको पेश करने पे राष्ट्रपति की सहमति पहले लेनी पड़ती है। तो पहले जब सहमति मिल जाती है तो फिर राष्ट्रपति जो है कि इसको पुनर्विचार के लिए लौटाते नहीं है। ये भी आपका सही है। धन विधेयक केवल किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, धन विधेयक जो है कि लोकसभा में केवल प्रस्तुत किया जाता है और इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 110 में बताया गया है धन विधेयक के बारे में। और ये केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं पेश किया जाता। ठीक है। चौथा कह रहा है कि किसी विधेयक को उसमें केवल अर्थदंड या अन्य आर्थिक शक्तियों के आरोपण से संबंधित प्रावधान सम्मिलित होने की स्थिति में धन विधेयक माना जाता है। देखिए, ये गलत है। धन विधेयक कब माना जाता है? तो धन विधेयक जो है कि किसी कर का अधिरोपण हो या भारत के संचित निधि से धन का विनियोग की स्थिति हो, तब जाकर के वो धन विधेयक माना जाता है। तो ये वाला आपका गलत है, डी ऑप्शन। ठीक है। आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्न कथनों पर को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पिंडारी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वसीन की संधि के साथ समाप्त हुआ। प्रसिद्ध भीमा कोरेगांव की लड़ाई द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई थी। देखिए, आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में बात की जा रही है। पिंडारी ये जो है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक था। बिल्कुल सही है आपका। ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वसीन की संधि के साथ समाप्त हुई। देखिए, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था ये आपका सालबाई की संधि के साथ ही समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है कि सालबाई की संधि के द्वारा इसको समाप्त किया गया। तो ये आपका गलत है। और प्रसिद्ध भीमा कोरेगांव की लड़ाई द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई थी। देखिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1803 से लेकर के 1805 के बीच। और ये कोरेगांव की जो लड़ाई है ये जो है कि आपका 1818 ईस्वी में हुआ। तो इससे इसका कोई संबंध ही नहीं है। ये तो 1803 से 1805 है
और ये हुआ 1818 में। यहाँ बताया जा रहा है कि प्रसिद्ध भीमा कोरेगांव की लड़ाई द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई थी। तो ये इसके दौरान नहीं हुई थी, पहले जो है कि आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और उसके बाद से कोरेगांव की लड़ाई हुई। तो ये भी आपका गलत है। तो सही कौन सा है? तो केवल एक सही है, ए ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से कौन सी रीट सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है? परमादेश, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बोला जा रहा है कि कौन सा रीट सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो कौन सा रीट है? तो वो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, इन दोनों के पास जो है कि रीट जारी करने की अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अगर रीट जारी होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय जो है कि अनुच्छेद 226 के तहत जो है कि ये रीट जारी करता है। ठीक है, ये जो पूछा जा रहा है इसमें कि वो कौन सी रीट है जो कि सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, तो वो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में बात करें तो इसका अर्थ ही होता है किसी व्यक्ति को शरीर उपस्थित कराना, और यह रीट जो है कि न्यायालय द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया गया, मतलब जारी किया गया होता है जिसने कि अन्य व्यक्ति को वो जो है कि हिरासत में, मतलब जिसने हिरासत में लिया है किसी व्यक्ति को, ठीक है, ये उसके प्रति होगा। ठीक है, उसको जो है कि ये जारी किया जाएगा। ठीक है, और ये जो है कि सार्वजनिक पदाधिकारियों के साथ साथ जो है कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 3। देखिए, टोटल रीट जो है कि 5 प्रकार का होता है: परमादेश, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पृष्ठा, उत्प्रेषण। तो इसमें जो है कि केवल हो जाएगा आपका 3, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है और इसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। देखिए, जो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम है, ये बोला जा रहा है कि इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जो 1909 है इसको जो है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से नहीं जाना जाता है, इसको जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। 1909 का जो अधिनियम है इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये जो है कि आपका 1919 का अधिनियम है ये। ठीक है, उसको जाना जाता है आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। देखिए, जो लोक सेवा आयोग की स्थापना है इसका प्रावधान जो है कि 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में नहीं है, ये प्रावधान जो है कि आपका 1919 में 1919 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है उसके द्वारा जो है कि लोक सेवा आयोग का स्थापना का प्रावधान किया गया है, न कि 1909 के अधिनियम। और 1919 वाला जो अधिनियम है उसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें जो आपका पहला भी सही नहीं है और दूसरा भी सही नहीं है, मतलब दोनों गलत है, क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम तो 1919 वाला है, ये 1909 है, और लोक सेवा जो आयोग की स्थापना है इसका प्रावधान जो है कि 1919 मतलब कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मतलब इसमें प्रावधान किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन की, न तो 1 और न ही 2। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। इसने वायसराय की कार्यकारी और विधायी परिषद जैसी संस्थाओं में पहली बार भारतीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। इसके माध्यम से अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई तथा विधान परिषदों का आकार बढ़ाया गया। देखिए, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम है, ठीक है, इसने जो है कि वायसराय की जो कार्यकारी और विधायी परिषद थी जैसी संस्थाओं में पहली बार भारतीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। ये आपका सही है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अकॉर्डिंग। और दूसरा दिया गया, इसके माध्यम से अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई तथा विधान परिषदों का आकार बढ़ाया गया। ये आपका गलत है, तो इसमें केवल आपका एक ही सही है, केवल 1। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। सूची फर्स्ट, गुलबदन बेगम, इन्होंने किसकी रचना किया था? गुलबदन बेगम जो है कि हुमायूं
नामा की रचना किया था। ईश्वरदास नागर, इनके द्वारा किसकी रचना की गई थी? इनके द्वारा फतुहात आलमगीरी की रचना किया गया था। याहिया बिन अहमद, इनके द्वारा जो है कि तारीख ए मुबारक शाही का मतलब वो किया गया था, रचना किया गया था, तारीख ए मुबारक शाही। और अब्बास खां सरवानी, इनके द्वारा जो है कि तारीख ए शेरशाही का रचना किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका 3-4-1-2 3-4-1-2 कौन सा है? ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। इन्होंने अस्पृश्यों के बीच सामाजिक राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से जुलाई 1924 के दौरान मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। दूसरा है कि इन्होंने साप्ताहिक मूक नायक एवं बहिष्कृत भारत पत्रिका का भी प्रकाशन किया। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संदर्भ में बात की जा रही है। इन्होंने अस्पृश्यों के बीच सामाजिक राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से जुलाई 1924 के दौरान बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया। बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है कि इन्होंने साप्ताहिक मूक नामक और एक जो है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका का भी प्रकाशन किया। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन कि 1 और 2 दोनों सही है। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषक होता है। चमड़ा उद्योग से, कागज उद्योग से, रेयान उद्योग से, वस्त्र उद्योग से। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। तो ये होता है आपका चमड़ा उद्योग से। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, सर्वाधिक प्रदूषण जो कि चमड़ा उद्योग से निकलता है। देखिए, इसके उद्योग से क्या होता है, कुछ जहरीली अपशिष्ट पदार्थ जो है कि तरल अवस्था में बाहर जो है कि जल में मिल जाते हैं। निम्नलिखित जलद मरुमध्य में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। डेविस जलद मरुमध्य, डोवर जलद मरुमध्य, डेनमार्क जलद मरुमध्य, जिब्राल्टर जलद मरुमध्य। पूछा जा रहा है कि इसमें से जो जलद मरुमध्य दिया गया है उसमें से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। तो ये जो है कि जोड़ती है आपका डोवर जलद मरुमध्य। ये बी ऑप्शन आपका सही है। भारत के निम्नांकित शैल समूहों में से कौन सा जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न है? विंध्य, गोंडवाना, कुडप्पा, शिवालिक। शैल समूहों में से कौन सा जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न है? तो वो है आपका गोंडवाना, ठीक है। गोंडवाना समूह की चट्टानें जो है कि जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न है और भारत का 98% कोयला इसी संरचना में पाया जाता है। देखिए, इसमें मछलियों और अन्य रेंगने वाले जीवों के अवशेष भी इसी संरचना में पाए जाते हैं गोंडवाना में। लैकोलिथ और बैकोलिथ के निर्माण का संबंध किससे है? भूकंप, हिमस्खलन, ज्वालामुखी, नदी अपरदन। लैकोलिथ और बैकोलिथ, इसके निर्माण का संबंध जो है किससे है? तो इनके निर्माण का संबंध है आपका ज्वालामुखी से। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, लैकोलिथ ये गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेधी चट्टानें हैं जिसका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है। जबकि बैकोलिथ की अगर बारे में बात करें हम तो ये मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक क्या बन जाता है? गुंबद आकार में विकसित हो जाता है और इन्हीं संरचना को हम क्या कहते हैं? तो बैकोलिथ कहते हैं। भारत का राज्य क्षेत्र वाक्यांश में निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? केवल संघ राज्य क्षेत्र, केवल राज्य और संघ क्षेत्र, राज्य संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा अर्जित किए जाए। भारत का राज्य क्षेत्र वाक्यांश में से निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? देखिए, इसमें जो है कि राज्य संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जो कि भारत सरकार द्वारा अर्जित किए जाए, ये जो है कि इसमें सम्मिलित है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ऋग्वैदिक कालीन नदियों एवं उनके प्राचीन नाम से संबंधित गलत युग बताइए। काबुल, कुबा, ब्यास, बितस्ता, स्वात, सुवस्तु, सतलज, शत्रुद्री। देखिए, काबुल इसका जो है कि प्राचीन नाम क्या है? कुंभा है।
ब्यास नदी का प्राचीन नाम बितस्ता नहीं है, ब्यास का प्राचीन नाम है बिपाशा। ठीक है। स्वात का प्राचीन नाम सुवस्तु है, सतलज नदी का प्राचीन नाम सतुद्री है। ठीक है। तो इसमें गलत जो है कि आपका ये है बी वाला। गलत युग्म की पहचान कीजिए। कलारीपट्टू केरल, थांगटा मेघालय, गतका पंजाब, मलखंब मध्य प्रदेश। देखिए कालारीपट्टू ये जो है कि केरल राज्य का है। ठीक है। थांगटा जो है कि ये मणिपुर राज्य की मार्शल आर्ट कला है, जिसे अधिकतर जो है कि मिसेई जनजाति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, न कि मेघालय की। गतका पंजाब का है, मलखंब मध्य प्रदेश का है। तो इसमें गलत कौन सा है आपका? तो ये बी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, निजामुद्दौला। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब था मीर जाफर। बी ऑप्शन आपका सही है। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रबुद्ध व्यक्ति ने कहा था भारतीय की एकमात्र आशा आम जनता से है, उच्च वर्ग भौतिक और नैतिक रूप से मृत है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद। पूछा जा रहा है कि किस भारतीय प्रबुद्ध व्यक्ति ने कहा था कि भारतीय की एकमात्र आशा जो है कि आम जनता से है, उच्च वर्ग भौतिक और नैतिक रूप से क्या है? वो मृत है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट और श्री स्टडी विद श्री, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।